और बेसिडिया है। खैर इसकी फॉर्मेशन हम अच्छे से पढ़ेंगे अभी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक फॉर्मेशन, दिस इज द फर्स्ट स्टेज बेसिडिया इनिशियल, जैसे हमने वहां पे एस की इनिशियल पढ़ा था, एंड फाइनली बेसिडिया बना। बेसिडिया के ऊपर ये जो स्पोर्स बने हुए हैं, जो ओरिजिनेट हुए हैं, दीज स्पोर्स आर बेसिडियोस्पोर्स। इन स्पोर्स का नाम क्या है? बेसिडियोस्पोर्स है। और क्योंकि इसकी शेप आपने जो कार्ड्स रहते हैं उसमें ये शेप आपने देखी होगी, दिस इज नोन एज क्लब शेप, इसको क्लब शेप बोला जाता है। तो इसकी जो शेप थी वो कुछ कुछ ऐसी ही शेप थी। द बेसिडिया जो उनकी शेप रहती है वो कुछ कुछ क्लब शेप रहती है, दैट्स व्हाई दिस फंजाई इज कॉमनली नोन एज क्लब फंजाई। कॉमनली क्या बोला जाता है इसको? क्लब फंजाई बोला जाता है। व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट? इट इज द मोस्ट कॉमनली सीन फंजाई। जो फंजाई सबसे ज्यादा आपको दिखेगी, मैं ये नहीं कह रहा हूं जो सबसे ज्यादा मिल रही है, मैं कह रहा हूं जो सबसे ज्यादा दिखेगी। क्यों? बिकॉज ऑफ मोस्ट कॉन्स्पिशियस फ्रूटिफिकेशन। अब आपको ध्यान है, हमने फंजाई की लाइफ साइकिल में पढ़ा था कि दो फेजेस रहते हैं, वन इज योर वेजिटेटिव फेज एंड अदर इज योर रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेजेस में कुछ केसेस में फ्रूटिंग बॉडीज बनती हैं, और वेजिटेटिव फेज में आपको ध्यान होगा कि वेजिटेटिव फेज में क्या था कि नेक्ड आई से वो नहीं दिख रहा था, हाइफी उसकी नेक्ड आई से नहीं दिख रही थी। अब क्या है कि जो इनके केस में, बेसिडियोमाइसीडिस के केस में जो फ्रूटिंग बॉडीज बनती है, इसका मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको। जो कॉमन एडिबल मशरूम आप देखते हैं, मशरूम आपने सबने देखा है, वो जो स्ट्रक्चर होती है दैट इज ए बेसिडियोकार्प। वो स्ट्रक्चर क्या है? मशरूम जो एडिबल हम हमारे घर पे जो हम कंज्यूम करते हैं, वो आपकी बेसिडियोकार्प होती है। बेसिडियोकार्प, ये टर्म भी आपको पता होगी। जैसे एस्की के कलेक्शन को हम क्या बोलते थे? एस्कोकार्प। द कलेक्शन ऑफ बेसिडिया इज नोन एज बेसिडियोकार्प। क्योंकि इनके फ्रूटिंग बॉडीज बहुत ज्यादा कॉन्स्पिशियस है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्स्पिशियस? नॉट इजीली नोटिसेबल। उसका साइज इतना बड़ा है कि आप उसको बहुत इजीली नोटिस कर सकते हैं। दैट्स व्हाई इट इज द मोस्ट कॉमनली सीन फंजाई। ये सबसे ज्यादा कॉमनली मिलने वाली आपको फंजाई मिले, द बेसिडियोमाइसीटीज। जनरल कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें, लेक्चर सब हमारे ज्यादा बड़े तो नहीं रहेंगे क्योंकि टाइम अच्छा खासा है हमारे पास। जनरल कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? हैबिट्स एंड हैबिटेट की। बेसिडिया इज द स्ट्रक्चर बेटा जिसमें बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं। जैसे हमने लास्ट एस्कोमाइसिडीज पढ़ा था, एस्कोमाइसिडीज में आपको ध्यान होगा, एस्कोमाइसिडीज जो था उसके केस में आपको ध्यान है, हमने जो एस्कोस्पोर पढ़े थे उसके लिए ये स्ट्रक्चर पढ़ी थी कुछ ऐसी सी, को ध्यान होगा। एस्को स्पोर्स जो थे वो एक स्ट्रक्चर के अंदर बन रहे थे। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज एस्कस। क्या बोलते हैं इसको? एस्कस। और इन स्पोर्स का क्या नाम था? एस्कोस्पोर्स। दीज स्पोर्स आर नोन एज एस्कोस्पोर्स। तो ये एस्कोमाइसिडीज का केस था। सिमिलरली इन द केस ऑफ बेसिडियोमाइसिडीज देयर आर प्रेजेंट बेसिडियोस्पोर्स व्हिच आर फॉर्म्ड ओवर ए बॉडी नोन एज बेसिडिया। तो जैसे यहाँ पे एस्कोस्पोर जिसके अंदर बन रहा है दैट इज नोन एज एस्कस या एस्की, वैसे ही जिसमें बेसिडियोस्पोर बनता है जिसपे, दैट इज नोन एज बेसिडिया, उसे बेसिडिया बोला जाता है। एंड द कलेक्शन ऑफ बेसिडिया फ्रूटिंग बॉडी, व्हाट इज द नेम? बेसिडियोकार्प। फ्रूटिंग बॉडी को क्या बोलते हैं? बेसिडियोकार्प। ठीक है, तो बेसिडिया इसको बोला जाता है। डाउट अपने लिख लीजिएगा बेटा, डाउट हम टॉपिक के बाद डिस्कस करेंगे। सो हैबिट्स एंड हैबिटेट की अगर हम बात करें, बेसिडियोमाइसिडीज के अगर हम हैबिटेट की बात करें तो मोस्ट जो मेंबर्स हैं वो पैरासिटिक हैं। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स आर पैरासिटिक, पैरासिटिक मोड के हैं। लेकिन कुछ कैसे हैं? फ्यू आर फ्री लिविंग सेप्रोफिटिक। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके ज्यादातर मेंबर्स आपको कैसे मिलेंगे? पैरासिटिक मोड में मिलेंगे। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स आर पैरासिटिक मोड। क्लियर? तो एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, अगर यूजुअल एग्जांपल की बात की जाए तो पैरासिटिक मोड में दो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं जो हम शुरू में ही जिनकी लाइफ साइकिल पढ़ेंगे। पक्सिनिया which is responsible for the rust disease and the other example is अस्टिलेगो। इन दोनों की लाइफ साइकिल हमें बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़नी है। which is responsible for the smut disease. Rust and smut, these are the two disease caused. Rust is caused by Puccinia and smut is caused by अस्टिलेगो.
एंड द एग्जांपल ऑफ सैप्रोफिटिक, सैप्रोफिटिक का एग्जांपल जो है दैट इज योर अगेरिकस। तो जो कॉमन मशरूम आपने देखी है वो सैप्रोफिटिक फंजाई रहती है, वो पैरासिटिक मोड की फंजाई नहीं है, दैट इज सैप्रोफिटिक फंजाई। क्लियर? तो दो मोड इसमें मिलते हैं, वन इज योर पैरासिटिक मोड एंड अदर इज योर सैप्रोफिटिक मोड। एंड देयर इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट इज दिस, कि ड्यू टू, इस पॉइंट को ध्यान से समझिएगा, एबिलिटी टू डाइजेस्ट, और मैं कहूंगा कि मेटाबोलाइज लिग्निन एंड सेल्यूलोज, many members are many members are decomposers of wood, decomposers of wood, wood के बहुत अच्छे decomposer रहते हैं। what is this point? इस पॉइंट का मतलब यह है कि इनमें से काफी बेसिडियोमाइसिटीज के काफी मेंबर्स ऐसे हैं जो लिग्निन और सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं, इसे मेटाबोलाइज कर सकते हैं। मेटाबोलाइज करने का मतलब ये होता है, डाइजेशन का मतलब ये होता है कि लेट सपोज अगर हम अपनी बात करें, ह्यूमन सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे पास सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम नहीं है। इनके बहुत से मेंबर्स ऐसे हैं जिनके पास लिग्निन और सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने का एंजाइम रहता है, इसलिए ये बहुत अच्छे डीकंपोजर्स हैं वुड के। इवन कुछ स्पीशीज तो ऐसी हैं जो स्टैंडिंग ट्रीज की वुड को डीके कर देती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पॉलीपोरस का हम एग्जांपल पढ़ेंगे। ये पैरासाइट्स वुड के रहते हैं, वुड को स्पॉइल कर देते हैं। ये टिम्बर इंडस्ट्री में इनका बहुत बड़ा नुकसान ये करते हैं, क्योंकि दे कैन डाइजेस्ट द वुड, वो वुड को डाइजेस्ट कर सकते हैं। और वुड में मेनली रहता है क्या? लिग्निन और सेल्यूलोज रहता है, दैट्स व्हाई दे आर डीकंपोजर ऑफ वुड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। सो एबिलिटी, मोस्ट ऑफ द मेंबर्स आर पैरासिटिक बट फ्यू आर सैप्रोफिटिक। दोनों के एग्जांपल्स हमने पढ़े। बेटा यहाँ पॉइंट मार्क कर दिया करो, जहां पे भी डिस्टर्बेंस हो उसे आप रिकॉर्डिंग में दोबारा देख लिया करो, या फिर डाउट सेशन में जब लास्ट में हम डाउट डिस्कस करते हैं उसे उस टाइम दोबारा पूछ लिया करो। बॉडी, नेक्स्ट पॉइंट इज बॉडी। अब इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझिएगा, सबके साथ हो रहा है बेटा ऐसा, वॉइस सबके साथ प्रॉब्लम है बेटा। मार्क कर दो बेटा, जहां पे भी डाउट हो ना मार्क कर दो उसे, लास्ट में पूछ लिया करो जहां पे भी डाउट लगे आपको, और रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, उसमें क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, बॉडी पे आते हैं। सो द फर्स्ट पॉइंट, बॉडी इनकी कैसी मिलेगी? इन मोस्ट ऑफ द मेंबर्स माइसीलियल बॉडी है, मल्टीसेलुलर बॉडी है। और हाइफी की कंडीशंस कैसी मिलेंगी? हाइफी, हाइफी इज वेल डेवलप्ड विद सेप्टम पेसेंट। ऑब्वियसली हायर फंजाई, हम हायर फंजाई पढ़ रहे हैं, हायर फंजाई के केस में आपको ध्यान होगा कि सेप्टम प्रेजेंट रहता है। अब एस्कोमाइसिडीज में सिंपल सेप्टम था, आपको ध्यान होगा, एस्कोमाइसिडीज में सिंपल सेप्टम था। यहां दोनों ही टाइप के सेप्टम मिलते हैं, मतलब यहां पे सिंपल सेप्टम भी मिलता है, सिंपल सेप्टम भी प्रेजेंट होता है। जैसे जो हम एस्टिलेगो और पक्सीनिया का केस पढ़ेंगे, एस्टिलेगो ये जो पैरासिटिक फंजाई है, अभी जो हमने दो एग्जांपल पढ़े थे, इनके केस में सिंपल सेप्टम प्रेजेंट होता है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट जो सिर्फ इन्हीं में मिलता है, दैट इज डोलीपोर सेप्टम। ये सब आपको ध्यान रहेगा। डोलीपोर सेप्टम, इट इज द मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ सेप्टम। क्लियर? फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ एगेरिकस मशरूम जो है उसके केस में मिल रहा है। लुक एट दिस डायग्राम, इस डायग्राम को देखिए, दिस इज द ओरिजिनल डायग्राम, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का ओरिजिनल डायग्राम है ये। आप देख सकते हैं, क्योंकि वैसे तो डायग्राम हम कर चुके हैं ऑलरेडी, जो डोलीपोर सेप्टम है उसका डायग्राम ऑलरेडी हम कर चुके हैं। सो लुक एट दिस स्ट्रक्चर, ये जो है ये सेल वॉल थी, ये जो मैं ब्लू कलर से ड्रॉ कर रहा हूं ये सेल वॉल थी, और यहां आपको ध्यान है बैरल शेप थिकनिंग थी, ये वाली बैरल शेप थिकनिंग थी, दिस इज बैरल शेप थिकनिंग, एंड दैट इज फर्दर सराउंडेड बाय, लुक एट दिस मेम्ब्रेन, दैट इज सराउंडेड बाय ए कवरिंग, सेप्टल कैप बोलते थे इसको, विच इज नोन एज पेरेंथोसोम, पेरेंथोसोम बोलते थे। यहाँ पे दो टाइप के पेरेंथोसोम दिखाए हुए हैं,
लुक एट दिस, इसमें छोटे छोटे पोर्स हैं, सो दिस इज परफोरेटेड पेरेंथोसोम, परफोरेटेड, जिसमें पेरेंथोसोम में छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं, आपको पोर्स मिलेंगे यहाँ पे। एंड लुक एट दिस, दिस इज अनपरफोरेटेड, ये नॉन परफोरेटेड पेरेंथोसोम। खैर परफोरेटेड और नॉन परफोरेटेड पे आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो क्या है कि इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इनके अंदर सेप्टा जो रहता है दैट इज डोलीपोर सेप्टम। कौन सा सेप्टम है? डोलीपोर सेप्टम। एंड डोलीपोर सेप्टम, एज यू नो, डोलीपोर सेप्टम इज द most advanced type of septum which can regulate the movement of molecules between the cells. So अगर क्वेश्चन मान लो आपके पास आ रहा है कि डोलीपोर सेप्टम किसमें मिलता है? बेसिडियोमाइसिडिस में, बिल्कुल ठीक बात है। अगर क्वेश्चन आता है कि आप सभी बेसिडियोमाइसिडिस में मिलता है, गलत बात है। सभी बेसिडियोमाइसिडिस में आपको डोलीपोर सेप्टम नहीं मिलेगा, कुछ केसेस में आपको डोलीपोर सेप्टम मिलता है। फॉर एग्जांपल जैसा अभी हमने देखा कि पैरासिटिक फॉर्म में डोलीपोर सेप्टम नहीं मिल रहा, और अगेरिकस जैसी फॉर्म्स में डोलीपोर सेप्टम मिलता है। ठीक है, तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि डोलीपोर सेप्टम क्या होता है, सिंपल सेप्टम क्या रहता है। नेक्स्ट आता हूं मैं बॉडी पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मैं बॉडी की इस पॉइंट की बात करूं, देयर आर प्रेजेंट टू टाइप्स ऑफ माइसीलियम। राइट डाउन, देयर इज प्रेजेंट टू टाइप ऑफ माइसीलियम, दो टाइप की माइसीलियम रहती है। अब इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझिएगा जो मैं पॉइंट समझा रहा हूं। फर्स्ट इज प्राइमरी माइसीलियम, पहली कौन सी है? प्राइमरी माइसीलियम, ठीक है। एंड द सेकंड इज सेकेंडरी माइसीलियम, जो आपका सेकंड है दैट इज सेकेंडरी माइसीलियम। मैं फिर बोल रहा हूं, इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझिएगा। व्हाट इज प्राइमरी माइसीलियम? पहले हम प्राइमरी माइसीलियम की बात करते हैं। प्राइमरी माइसीलियम इज फॉर्म्ड बाय जर्मिनेशन ऑफ बेसिडियोस्पोर, जर्मिनेशन ऑफ बेसिडियोस्पोर। मैं लाइफ साइकिल पे लेके चलूंगा, फिर उसको वहां आपको जरा बेटर समझ में आएगा। लेकिन अभी सिर्फ पॉइंट लिखिए, मैं समझाऊंगा बाद में, लेकिन अभी सिर्फ पॉइंट लिखिए आप। पहला पॉइंट हमने क्या लिखा है कि जो प्राइमरी माइसीलियम होती है दैट इज फॉर्म्ड बाय द जर्मिनेशन ऑफ बेसिडियोस्पोर। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज हैप्लॉइड, ये कैसी रहती है? हैप्लॉइड रहती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको डिफरेंशिएट करता है फ्रॉम द सेकेंडरी माइसीलियम, इट इज मोनोकैरियोटिक। व्हाट इज मोनोकैरियोटिक? देयर इज प्रेजेंट ए सिंगल न्यूक्लियस इन ईच सेल, per cell there is present a single nucleus, it is monokaryotic, ये मोनोकैरियोटिक होती है। अब तक आपने जितनी भी फंजाई पढ़ी है उसमें सेप्टम तो सिर्फ एस्को में पढ़ा है, फर्स्ट पॉइंट। दूसरी बात, एस्को में भी डाइकैरियोटिक हाइफी जो थी वो शॉर्ट लिव्ड थी, लॉन्ग लिव्ड तो कौन सी थी? मोनोकैरियोटिक हाइफी थी। बेसिडियोमाइसिडिस के केस में मोनोकैरियोटिक हाइफी को क्या नाम दिया गया? प्राइमरी माइसीलियम। और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि एस्कोमाइसिडिस में ये जो माइसीलियम थी ये लॉन्ग लिव्ड थी, बट इन केस ऑफ बेसिडियोमाइसिडिस इट इज एफीमेरल। अब ये वर्ड मैं लिख रहा हूं जो, ये आगे आपके पास कई सिचुएशंस में आपको देखने को मिलेगा। एफीमेरल का मतलब होता है विच इज शॉर्ट लिव्ड। किसी भी स्ट्रक्चर के लिए, किसी भी ऑर्गन के लिए अगर ये टर्म यूज किया जाता है, इसका मतलब है वो ऑर्गन कुछ देर के लिए बना, वो स्ट्रक्चर कुछ देर के लिए बनी, उसके बाद वो डिस्ट्रॉय हो गई। सो द प्राइमरी माइसीलियम इज एफीमेरल इन नेचर, मींस इट इज शॉर्ट लिव्ड, वो ज्यादा देर तक सर्वाइव नहीं करती, कुछ देर के लिए सर्वाइव करती है। क्लियर? सो दिस इज द प्राइमरी माइसीलियम। लेकिन अगर मैं बात करूं किसकी? सेकेंडरी माइसीलियम की, तो सेकेंडरी माइसीलियम के सारे कैरेक्टर इसके उल्टे हैं। पहली बात, प्राइमरी माइसीलियम बना कैसे था? फ्रॉम द जर्मिनेशन ऑफ बेसिडियोस्पोर। सेकेंडरी माइसीलियम कैसे बनेगा? बाय द डाइकैरियोटाइजेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइकैरियोटाइजेशन? डाइकैरियोटिक कंडीशन क्या होती है? प्रेजेंस ऑफ टू न्यूक्लियस। डाइकैरियोटिक कंडीशन होती है दो न्यूक्लियस प्रेजेंट है। बाय द डाइकैरियोटाइजेशन, डाइकैरियोटाइजेशन होगा कैसे? डाइकैरियोटाइजेशन होगा सोमेटोगेमी से। खैर लाइफ साइकिल में आपको बेटर क्लियर होगा। इट इज, पहले तो हम इसके फॉर्मेशन की बात करते हैं, बना कैसे? बाय द डाइकैरियोटाइजेशन ऑफ प्राइमरी माइसीलियम। प्राइमरी माइसीलियम के डाइकैरियोटाइजेशन से बना है, क्योंकि प्राइमरी माइसीलियम में तो सभी सेल्स में एक एक न्यूक्लियस था, उसके डाइकैरियोटाइजेशन से आपका कौन सा माइसीलियम बना? द सेकेंडरी माइसीलियम। तो यहां कंडीशन कैसी होती है? इट इज डाइकैरियोटिक इन नेचर। डाई मींस टू, कैरियो मींस न्यूक्लियस, देयर आर प्रेजेंट टू न्यूक्लियस, n प्लस n कंडीशन रहती है, टू न्यूक्लियस रहती है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट? दिस इज लॉन्ग लिव्ड।
ये लॉन्ग लिव्ड होती है। और हम ये कहेंगे कि इट इज द डोमिनेंट फेज, इट इज द डोमिनेंट फेज ऑफ लाइफ साइकिल। एक्चुअली लाइफ साइकिल में आपको सेकेंडरी माइसीलियम ही ज्यादा देखने को मिलेगी। क्लियर? अब इस डायग्राम को देखिए, एक डायग्राम मैं आपको शो करता हूं, लुक एट दिस डायग्राम। इस डायग्राम को बहुत ध्यान से देखिए। यहां देख रहे हैं आप, व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर? बेसिडियोस्पोर। ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है? बेसिडियोस्पोर। इट विल जर्मिनेट एंड गिव राइज टू माइसीलियम। अब इस माइसीलियम में देखिए आप, हर सेल में एक एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है। इट मींस इट इज मोनोकैरियोटिक कंडीशन। और ये जो माइसीलियम है, दिस इज प्राइमरी माइसीलियम, जिसमें एक एक मोनोकैरियोटिक कंडीशन है। इट इज द प्राइमरी माइसीलियम। कैसी माइसीलियम है ये? प्राइमरी माइसीलियम है। अब क्या हुआ? सोमैटोगेमी हुई। व्हाट इज सोमैटोगेमी? सोमैटोगेमी इज द मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वन ऑफ द मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। और सोमैटोगेमी में आपको ध्यान होगा कोई स्पेशल गैमेटेंजिया नहीं बनता। आप देख रहे हैं इस पॉइंट को, देखिए ये वाला पॉइंट जो है, दो फंजाई के जो हाइफी है आपस में फ्यूज कर गए एंड रिजल्टिंग हाइफी डाइकैरियोटिक है। आप एक एक सेल को देखिए, द इंडिविजुअल सेल इज हैविंग टू न्यूक्लियस, इट इज डाइकैरियोटिक। सो व्हाट इज प्राइमरी माइसीलियम? दिस इज प्राइमरी माइसीलियम। ये जो आपकी है, ये आपकी क्या है? प्राइमरी माइसीलियम है। दिस इज सिंबल फॉर प्राइमरी। और ये आपकी क्या है? दिस इज सेकेंडरी माइसीलियम। तो विच इज शॉर्ट लिव्ड? प्राइमरी माइसीलियम इज शॉर्ट लिव्ड। बेसिडियोस्पोर से जर्मिनेशन से बनी, कुछ देर के लिए एग्जिस्ट करेगी, लेकिन साथ के साथ उसने क्या किया? प्लाज्मोगेमी की। सोमैटोगेमी में प्लाज्मोगेमी पहला स्टेप उसने किया और किस में एंटर कर गई? डाइकैरियोटिक फेज में। दिस इज द लॉन्ग लिव्ड फेज। ये आपका जो फेज है ये लॉन्ग लिव्ड है। पॉइंट समझ में आया? So what is the difference between monokaryotic and your primary mycelium and secondary mycelium? The primary mycelium is monokaryotic and is short-lived, और इसका germination कहाँ से होता है? From the germination of a basidiospore. And what is your secondary mycelium? Secondary mycelium is dikaryotic and इसका formation कैसे होता है? By the dicaryotization of the primary mycelium and it is long-lived. ये कैसे रहती है? Long-lived रहती है। पॉइंट क्लियर है? अब मैं आता हूँ तीसरे टाइप पे। आपके पास जो क्वेश्चन रहेगा वो मेनली इन दो स्टेटमेंट्स पे रहेगा, व्हाट इज प्राइमरी माइसीलियम, व्हाट इज सेकेंडरी माइसीलियम। लेकिन एक और चीज ध्यान रखिएगा, टर्शरी माइसीलियम भी रहता है। टर्शरी माइसीलियम भी रहती है। तो अब आप कहोगे कि टर्शरी माइसीलियम कैसे बनेगी? इसकी उसकी फर्दर डाइग्रेडेशन तो हो नहीं सकती। तो देखिए बहुत ध्यान से किस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ। टर्शरी माइसीलियम क्या होता है? व्हेन सेकेंडरी माइसीलियम, जब आपकी सेकेंडरी माइसीलियम है ऑर्गेनाइज टू फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी, जब आपकी सेकेंडरी माइसीलियम फ्रूटिंग बॉडी बनाने के लिए ऑर्गेनाइज हो जाती है, उसको क्या बोला जाता है? टर्शरी माइसीलियम बोला जाता है। हालांकि होती ये भी कैसी है? डाइकैरियोटिक। न्यूक्लियस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। क्लियर? सो दीस आर द बॉडी स्ट्रक्चर। उसमें पहला पार्ट क्या है? प्राइमरी पहले जो हमने पढ़ा। सेल स्ट्रक्चर पे तो हमको ज्यादा ध्यान नहीं देंगे क्योंकि सेल स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो सेल वॉल की अगर मैं बात करूं तो इनके केस में सेल वॉल किसकी बनी होगी? काइटिन की बनी होगी। वो सब चीजें हम कर चुके हैं। सेल की जो स्ट्रक्चर है वो हम कर चुके हैं। और एस्कोमाइसिडीज में आपको ध्यान होगा। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेल वॉल ऑफ एस्कोमाइसिडीज एंड बेसिडियोमाइसिडीज? कैन यू आंसर? Can anybody answer what is the difference between the cell wall of Ascomycetes and Basidiomycetes? 2 मिनट है आपके पास, बताइए। नहीं पता? छोटा सा डिफरेंस है। Nobody is typing। याद करो, छोटा सा डिफरेंस है, एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। कोई खास बात होगी उसके साथ जुड़ी हुई? चलो हिंट देता हूँ, यूनिसेलुलर फॉर्म के साथ कुछ खास बात जुड़ी हुई थी। पॉलीसेक्राइड, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। इट इज पॉलीसेक्राइड। उनका ग्लाइकोसाइलेशन बहुत हैवी था। नो डाउट ग्लूकन इनमें भी प्रेजेंट है, लेकिन उनका जो ग्लाइकोसाइलेशन था बहुत हैवी था। ईस्ट सेल में तो, अगर मैं ईस्ट सेल की बात करूं, ईस्ट में तो काइटिन 1 से 2% ही प्रेजेंट था। मेनली तो उसमें प्रेजेंट ही क्या था? ग्लूकन प्रेजेंट था।
बिल्कुल, मैनन रिच, इट इज मैनन रिच। तो ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस था, हालांकि दोनों जगह किसकी बनी होती है, इट इज मेड अप ऑफ काइटिन। सो दिस इज द डिफरेंस। नाउ मूव टू द रिप्रोडक्टिव पार्ट। अगर मैं रिप्रोडक्शन की बात करूं, द रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ Basidiomycetes. So the first one is vegetative reproduction. तो vegetative reproduction तो आपको सबको पता होगा कि कॉमन ही रहता है, विद द हेल्प ऑफ फ्रेगमेंटेशन। Vegetative reproduction is with the help of fragmentation. Part of the body will separate and give rise to the new body. बेटा कौन है बीच में, क्या हो गया? इन्होंने शायद ज्वाइन नहीं किया हुआ क्लास को, और इनको पता भी नहीं है कि क्लास चल रही है। खैर, एसेक्सुअल स्पोर, एसेक्सुअल स्पोर्स जो बने हुए हैं इन केस ऑफ बेसिडियोमाइसिडिस, तो सबसे पहला जो स्पोर आता है दैट इज ओइडिया। ओइडिया की खास बात क्या है? इट इज फाउंड इन शुगर रिच मीडियम। किस मीडियम में बनता है? शुगर रिच मीडियम में बनता है। सेकंड, इट इज कोनिडिया। कोनिडिया इज द मोस्ट कॉमन स्पोर, क्योंकि देखिए एक्वाटिक तो ये भी नहीं है। एक और चीज ध्यान रखिएगा, बेसिडियोमाइसिडिस के केस में भी, बट इन द केस मोटाइल स्ट्रक्चर एब्सेंट रहती है। ये बात मैं बार बार आपको बोलता हूँ जब भी कभी इसका जिक्र आता है, कि मोटाइल स्ट्रक्चर सिर्फ ओओमाइसिडिस में प्रेजेंट थी, जूओस्पोर। उसके बाद मोटाइल स्ट्रक्चर हमने कहीं नहीं पढ़ी, ना वो जाइगो था, ना वो आपका एस्को था, ना बेसिडियो है। तो द सेकंड स्पोर इज योर कोनिडिया। इट इज द मोस्ट कॉमन स्पोर। दोनों किस में बनेंगे? फेवरेबल कंडीशन में बनेंगे। फेवरेबल कंडीशन के स्पोर हैं। अब आपको ध्यान होगा, मैंने शुरू में एक बात की थी कि कुछ स्पोर्स ऐसे हैं जो मैं बेसिडियोमाइसिडिस में डिस्कस करूंगा, जैसे पिक्नियोस्पोर, पिक्नियोस्पोर्स, ठीक है। इसके अलावा है एसिडियोस्पोर, एसिडियोस्पोर। इन सब की बात हम करेंगे। आप जो पैरासिटिक फॉर्म में हम जो लाइफ साइकिल पढ़ेंगे, उन सब में इन सब की बात हम करेंगे। टिल्यूटोस्पोर, वहां आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो ये स्पोर्स भी बेसिडियोमाइसिडिस में मिलते हैं। पिक्नियोस्पोर, योर एसिडियोस्पोर, टिल्यूटोस्पोर, देयर इज सम मोर, यूरिडोस्पोर, यूरिडोस्पोर। ये सब के जो सब स्पोर हैं, ये हम किस में पढ़ेंगे? बेसिडियोमाइसिडिस में पढ़ेंगे। इनमें से जो ये तीन हैं, these are for the dispersal of dikaryotic hyphae, dikaryotic hyphae। अब अभी क्या पॉइंट है? अभी हमने, चलिए एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं। पहले हमने यूजुअल केसेस में पढ़ा था कि जो आपकी फंजाई का हाइफी रहेगा वो कैसा रहेगा? वो मोनोकैरोटिक रहेगा, ठीक है। तो इसके जो स्पोर्स बनेंगे वो भी कैसे होंगे? मोनोकैरोटिक होंगे। लेकिन क्योंकि इन केस ऑफ योर बेसिडियोमाइसिटिस द सेल्स आर डाइकैरोटिक, सेल्स कैसे हैं? डाइकैरोटिक हैं, ठीक है। तो इसका डिस्पर्सल जो होगा उसके लिए कुछ स्पेशल स्पोर बनेंगे, क्योंकि उन स्पोर्स में भी नंबर ऑफ न्यूक्लियाई क्या रहेगा? 2 रहेगा। तो ये जो 3 स्पोर लास्ट में हमने लिखे हैं, एसिडियोस्पोर, टिल्यूटोस्पोर एंड यूरिडोस्पोर, दे आर इन्वॉल्व इन द डिस्पर्सल ऑफ डाइकैरियोटिक हाइफी। डाइकैरियोटिक हाइफी के डिस्पर्सल के लिए इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है। तो इनको हम लाइफ साइकिल के साथ पढ़ेंगे। आप कहोगे कि सर अभी डिस्कशन हम इनके लाइफ साइकिल के साथ ही करेंगे। इसके अलावा 2 चीजें ऐसी हैं जो पेरिनेशन में हेल्प करती हैं। वन इज स्क्लेरोशिया एंड अदर इज राइजोमॉर्फा। राइजोमॉर्फा, बोथ द स्ट्रक्चर्स हेल्प्स इन पेरिनेशन। ये होती क्या है हम ऑलरेडी कर चुके हैं, हेल्प्स इन पेरिनेशन। इनमें मेजर डिफरेंस क्या था? स्क्लेरोशिया जो है वो अबव द ग्राउंड बनती है और इसमें कोई ग्रोइंग पॉइंट नहीं होता। राइजोमॉर्फा जो होती है इट इज सबटेरेनियन बिलो द सोइल लेवल एंड इसमें ग्रोइंग पॉइंट होता है, दैट मींस इट कैन ग्रो। हालांकि दोनों की दोनों स्ट्रक्चर किसमें हेल्प करती हैं? पेरिनेशन में हेल्प करती हैं। बोथ द स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट इन केस ऑफ योर Basidiomycetes. So these are the methods of asexual reproduction in case of Basidiomycetes. Now we will move to the sexual reproduction.
So regarding sexual reproduction there is an important point, क्योंकि अभी हम किस में पहुंच गए हैं, सबसे एडवांस फंजाई में पहुंच गए हैं। और सबसे एडवांस फंजाई का मतलब ये हुआ कि द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज डीजनरेटेड। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो डीजनरेटेड हो चुकी है। मतलब इनके जो बैसिडियोमाइसिडीज के भी जो एडवांस मेंबर हैं उनमें भी कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जिनमें आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं मिलेगी। इनके हायर टेक्सा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बहुत मतलब डीजनरेटेड का मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल इनमें कौन सी मिलती है, सोमेटोगेमी मिलती है या स्पर्मेटाइजेशन मिलती है। अब सोमेटोगेमी के केस में क्या है, गैमेटेंजिया नहीं बना, गैमेटेंजिया नहीं बना, गैमेट्स नहीं बने, सिर्फ क्या हुआ है, सिर्फ फ्यूजन हुआ है। तो सिर्फ फ्यूजन हुआ है उसके बेसिस पे हम कह रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो ऐसी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसको हम क्या कह सकते हैं कि जो मतलब इन केस ऑफ बैसिडियोमाइसिडीज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज डीजनरेटेड। इससे ऊपर ड्यूटेरोमाइसिडीज में तो एब्सेंट ही है। इससे ऊपर मतलब इसके जो हायर तो नहीं कहूंगा मैं ये कहूंगा कि इससे ऊपर जो नेक्स्ट ग्रुप आता है ड्यूटेरोमाइसिडीज उसमें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ही नहीं। लेकिन बैसिडियोमाइसिडीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसी हो चुकी है, डीजनरेटेड हो चुकी है, इट इज डीजनरेटेड। क्लियर। नेक्स्ट इज मेथड। किन मेथड से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर मिलती है तो किन मेथड से मिलती है, तो कॉमन मेथड है उसमें सबसे पहला है सोमेटोगेमी। देखिए ऐसा है कि हमने, आपको ध्यान होगा ये पॉइंट, दिस इज द पॉइंट, वो मैसेडिस हमने पहले पढ़ा था, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, जाइगोमाइसिडिस, फिर हमने पढ़ा एस्कोमाइसिडिस, और आज हम कर रहे हैं स्टार्ट, आज हमने जो स्टार्ट किया है दैट इज बैसिडियोमाइसिडिस। अब जैसे जैसे दिस इज लोअर फंजाई एंड दिस इज हायर फंजाई। आप जैसे जैसे लोअर फंजाई से किसकी तरफ मूव करते हैं, हायर फंजाई की तरफ मूव करते हैं, तो आपको पता होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो माइसिडिस में तो ओवोगेमस टाइप की थी। यू नो ओवोगेमस टाइप इज द मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं, गैमेट्स के टाइप होते हैं आइसो एंड आइसो। उसमें जो ओवोगेमस होता है वो सबसे एडवांस होता है। ओवोगेमस किस में मिल रहा था, वो माइसिडिस में मिल रहा था। देन कुछ डिग्रेड हुआ जाइगो में, देन फर्दर डिग्रेड हुआ एस्को में, और बेसिडियो तक पहुंचते पहुंचते क्या हुआ, गैमेटेंजिया बन ही नहीं रहे हैं, गैमेटेंजिया बन ही नहीं रहे हैं। तो फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो रही है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है बाय द फ्यूजन ऑफ जनरल वेजिटेटिव सेल्स। और इससे ऊपर निकल जाओगे, अगर हम इससे ऊपर किस में चले जाएं, ड्यूटीरोमाइसिडिस में चले जाएं, तो ड्यूटीरोमाइसिडिस में तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ही नहीं, एब्सेंट है। दिस इज द केस, इसकी मैं बात कर रहा था कि बैसिडियोमाइसिडिस में डीजनरेट हो चुकी है, इट इज डीजनरेटेड। तो व्हाट आर द टू मेथड, दो मेथड क्या है ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द फर्स्ट इज सोमेटोगेमी एंड कुछ केसेस में आपको क्या मिलेगा, स्पर्मेटाइजेशन मिलेगा, स्पर्मेटाइजेशन के केसेस मिलेंगे इन सम। So there are two method, one is somatogamy and other is spermatization. Spermatization की बात करूं तो it is present in case of Puccinia, Puccinia के केस में मिलता है, जो रस्ट डिसीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसकी लाइफ साइकिल हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। एंड द सोमेटोगेमी इज द कॉमन मेथड। अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो ज्यादा कॉमन कौन सा है, सोमेटोगेमी है। तो ज्यादातर जो मेंबर्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको एग्जांपल ध्यान भी रखना हो, अगेरिकस जिसका एग्जांपल हम पढ़ते आ रहे हैं, दैट इज द केस जिसके अंदर आपको क्या मिलेगी, सोमेटोगेमी मिलेगी। क्लियर, these are the two methods of your sexual reproduction। अब मैं एक फ्लो चार्ट बना रहा हूँ, उस फ्लो चार्ट को समझिएगा, जैसे हमने फ्लो चार्ट एस्कोमाइसिडिस के केस में भी पढ़ा था। तो यहाँ क्या है, सोमेटोगेमी, व्हाट इज द मेथड, हम सोमेटोगेमी की बात करके चलते हैं। सोमेटोगेमी, इस पॉइंट को समझिएगा जो मैं समझा रहा हूँ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कितने स्टेप रहते हैं, 3। अगर आपको ध्यान हो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो 3 स्टेप्स थे कौन कौन से थे, द फर्स्ट इज प्लास्मोगेमी। व्हाट इज प्लास्मोगेमी, फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट इज कैरियोगेमी, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, एंड द थर्ड स्टेप इज मियोसिस, रिडक्शनल डिवीजन। ये 3 स्टेप थे। अब ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं। प्लाज्मोगेमी से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। कैरियोगेमी जो थी, कैरियोगेमी इट इज नॉन डिले, कोई डिले नहीं हो रहा था। किसके केस में, ऊओ में कोई डिले नहीं हो रहा था,
जाइगो में कोई डिले नहीं हो रहा था। क्लियर? लेकिन कैरियोगेमी डिले थी 2 केसेस में। किन 2 केसेस में? इससे पहले जो हमने पढ़ा था, एस्कोमैसिडिस में कैरियोगेमी डिले थी और बैसिडियोमाइसिडिस में कैरियोगेमी डिले है। ध्यान से सुनना जो मैं पॉइंट बता रहा हूं। इट इज डिलेड इन केस ऑफ एस्को एंड बैसिडियो। और जब भी आपकी डिले होगी तब क्या बनेगी? डाई इंटरमिटेंट डाइकैरियोटिक स्टेज आएगी। ठीक है? अब एस्को में ये ज्यादा डिले नहीं करती है, एस्को में ये ज्यादा डिले नहीं करती है, लेकिन बैसिडियो में ये डिले बहुत ज्यादा करती है। ये मैं कैसे कह रहा हूं? क्योंकि एस्को में डाइकैरियोटिक स्टेज शॉर्ट लिव्ड थी, मतलब कुछ देर के लिए तो डिले करेगी लेकिन बाद में फ्यूजन हो जाएगी। एस की इनिशियल में आपको ध्यान होगा फ्यूजन हो जाती थी। और बैसिडियो का केस में क्या था? इट इज लॉन्ग लिव्ड डाइकैरियोटिक। अभी हमने पढ़ा बैसिडियो की बॉडी में मेन हाइफी कौन सी है? सेकेंडरी। और सेकेंडरी कौन सी है? डाइकैरियोटिक। इसका मतलब कब तक डाइकैरियोटिक मेंटेन रहेगी? कब तक डाइकैरियोटिक मेंटेन रहेगी? तब तक मेंटेन रहेगी जब तक क्या नहीं हो जाएगा? कैरियोगेमी। क्योंकि कैरियोगेमी होते ही दोनों न्यूक्लियस फ्यूज कर जाएंगे और दो न्यूक्लियस से एक न्यूक्लियस पे कहानी आ जाएगी। एस्को में जो डिले था एस्को में, लेकिन जो डाइकैरियोटिक स्टेज थी वो शॉर्ट लिव्ड थी। इन केस ऑफ बैसिडियो इट इज लॉन्ग लिव्ड। ठीक है? और फाइनली म्यूसिस होगी, और म्यूसिस से जो एस्को में स्पोर बना था वो कौन सा था? एस्कोस्पोर। और जो बैसिडियो में स्पोर बनेगा दैट इज बैसिडियोस्पोर। तो ये 3 स्टेप्स हैं। 3 स्टेप को दिमाग में रखिएगा अपने, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, मियोसिस। और हम बैसिडियो की बात कर रहे हैं तो कैरियोगेमी कैसी रहेगी? डिलेड रहेगी। अब मैं वापस उसी सिचुएशन पे आता हूँ। सोमेटोगेमी स्टार्ट हुई, तो सोमेटोगेमी के स्टार्ट होते ही सबसे पहला स्टेप तो क्या हुआ? प्लाज्मोगेमी। सबसे पहला स्टेप क्या होगा? प्लाज्मोगेमी। और ये हुआ किससे है? प्राइमरी माइसीलियम। 2 प्राइमरी माइसीलियम सोमेटोगेमी शो करती है। पहला स्टेप प्लाज्मोगेमी फॉलो करती है। और क्योंकि अब कैरियोगेमी तो हो नहीं रही, कैरियोगेमी जो है दैट इज डिलेड, तो इन द नेक्स्ट स्टेप क्या बन जाएगी? डाई कैरियोटिक हाइफी। डाई कैरियोटिक हाइफी बन जाएगी। और इसको क्या बोल रहे थे हम? सेकेंडरी माइसीलियम। दिस इज नोन एज सेकेंडरी माइसीलियम। ये कैसी है? लॉन्ग लिव्ड। द सेकेंडरी माइसीलियम इट इज लॉन्ग लिव्ड, मतलब अब यही सर्वाइव करेगी। फंजाई की बॉडी में अब आपको मेनली यही देखने को मिलेगा। डाइकैरियोटिक हाइफी ग्रो कर रही है, ये ग्रो करती रहेगी, वेजिटेटिवली ग्रो करती रहेगी, अपना साइज बढ़ाती रहेगी, ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती रहेगी, सब काम चलता रहेगा। फिर कैरियोगेमी कब होगी? कैरियोगेमी होगी इनसाइड द सेल नोन एज बैसिडिया इनिशियल सेल। Inside the Basidia initial cell, what will happen? Karyogamy will occur. लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये कैसी है? ये बहुत डिलेड है। कैरियोगेमी हुई तो फ्यूजन होगा। फ्यूजन के जस्ट आफ्टर लिखा है मैंने, क्योंकि आपको ध्यान है हमने केस पढ़े थे एस्कोबैसिडिस में कि उसमें कुछ डिफरेंस था। जस्ट आफ्टर कैरियोगेमी मियोसिस विल अकर, और मियोसिस के बाद माइटोसिस नहीं होगी। जैसा हमने पढ़ा था कि इसमें एस्कोबैसिडिस में कि एस्की का नंबर कितना था? 8 एस्कोस्पोर प्रेजेंट है। इस केस में माइटोसिस नहीं होगी। तो कैरियोगेमी जस्ट आफ्टर, यहां लिखना चाहिए जस्ट आफ्टर कैरियोगेमी क्या हो जाएगी? मियोसिस हो जाएगी। और मियोसिस होते ही क्या बनेंगे? हैप्लोइड स्पोर बनेंगे। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ हैप्लोइड स्पोर? बैसिडियोस्पोर। दीज आर द हैप्लोइड स्पोर। ये कैसे हैं? हैप्लोइड स्पोर है। अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, यहाँ पे इस पे क्वेश्चन बहुत आता होता है। क्या? कि बैसिडियोस्पोर एक्सोजीनस नेचर के होते हैं, मतलब ये बाहर बन रहे हैं। हालांकि जो आपके एस्कोस्पोर थे उनका नंबर भी ज्यादा था, 8 था, और वो एंडोजिनस थे क्योंकि वो एस्की के अंदर बन रहे थे। अभी आपको ध्यान हो गया, डायग्राम हमने पढ़ा था। लुक एट दिस डायग्राम, देखो बैसिडियोस्पोर ऊपर बन रहे हैं, देख रहे हैं? बैसिडिया के ऊपर बन रहे हैं, अंदर नहीं बन रहे हैं। दैट्स व्हाई बैसिडियोस्पोर्स आर द एक्सोजिनस स्पोर। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है और एनसीईआरटी की लाइन है तो क्वेश्चन रहेगा इस पे।
इससे ध्यान बहुत कम जाता है। बेसिडियोस्पोर जो होते हैं वो एक्सोजिनस नेचर के होते हैं, क्लियर। और बेसिडियोस्पोर जर्मिनेट करेगा और दैट विल जर्मिनेट एंड विल गिव राइज टू द प्राइमरी माइसीलियम, वो अभी हमने पढ़ा ही था, ठीक है। तो दिस इज द साइकिल। सबसे पहले क्या हुआ, प्राइमरी माइसीलियम आई, प्राइमरी माइसीलियम फ्यूज की, प्लास्मोगेमी हुई, कैरियोगेमी डिले है, और जब कैरियोगेमी डिले है तो डाइकैरियोटिक हाइफी बनेगी, दैट इज लॉन्ग लिव्ड, और फाइनली मियोसिस होगा इनसाइड द बेसिडिया इनिशियल, कैरियोगेमी जस्ट आफ्टर कैरियोगेमी मियोसिस हो जाएगी एंड बेसिडियोस्पोर बनेंगे, दोज आर एक्सोजिनस, and this is all about now the case of basidiocarp. बेसिडियोकार्प सब में नहीं बनेगा, जैसा हमने वहां भी पढ़ा था कि एस्कोकार्प सब में नहीं बनता, बेसिडियोकार्प भी सब में नहीं बनेगा, ठीक है। तो पहले हम एक बार लाइफ साइकिल के ऊपर आते हैं, फिर हम बात करेंगे। सो इस लाइफ साइकिल के ऊपर दोबारा रिपीट करते हैं, देखिए ध्यान से। व्हाट इज दिस, बेसिडियोस्पोर। ये वैसे लाइफ साइकिल किसकी है, ये मशरूम की लाइफ साइकिल है, मींस अगैरिकस की लाइफ साइकिल है, हालांकि मैं इसको टेक्निकली लेके चल रहा हूँ मॉडल के लिए। तो दिस इज बेसिडियोस्पोर, अब देख रहे हैं एन लिखा हुआ है, एन मींस हैप्लॉइड है, दे विल जर्मिनेट एंड गिव राइज टू द प्राइमरी माइसीलियम। व्हाट इज प्राइमरी माइसीलियम, क्योंकि इसके एक एक सेल में एक एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, दैट्स व्हाट इज प्राइमरी माइसीलियम। एंड देन फाइनली व्हाट विल हैपन, सोमैटोगेमी विल अकर, यू कैन सी, लुक एट दिस पॉइंट, कोई गैमेटेंजिया नहीं बना, कोई स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं बनी है, सिर्फ दो वेसिडिव हाइफी पास आई और दोनों फ्यूज कर गई। फ्यूजन से जो हमारे पास सामने आती है दैट इज सेकेंडरी माइसीलियम, इट इज लॉन्ग लिव्ड, ये कैसी रहती है, लॉन्ग लिव्ड रहती है। नाउ फाइनली इट विल गिव राइज टू द योर बेसिडियम एंड द कलेक्शन ऑफ बेसिडियम इज नोन एज बेसिडियोकार्प। क्या बोला था उसको, बेसिडियोकार्प बोला था। सो इनसाइड द बेसिडियोकार्प, लुक एट दिस, दीस आर बेसिडिया, बेसिडिया के अंदर आप देख रहे हैं दो न्यूक्लियस है, N+N। फाइनली वहां क्या होगी, कैरियोगेमी होगी, तो N+N से कंडीशन क्या बन जाएगी, 2N, डिप्लॉयड न्यूक्लियस बना, इट विल अंडरगो मियोसिस, मियोसिस होगी, और 4 आपके हैप्लॉइड न्यूक्लियर बनेंगे, और 4 ही वो बाहर की तरफ आप देख रहे हैं क्या बना दिया उन्होंने, बेसिडियोस्पोर बना दिया, और उनको फ्री कर दिया जाएगा। इसी के साथ लाइफ साइकिल क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है। सो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ बेसिडियोमाइसिडी, बेसिडियोमाइसिडीज की लाइफ साइकिल थी। एंड नाउ द लास्ट पॉइंट जो है रिगार्डिंग द, हाँ जी बेटा ये आपको मैं डायग्राम जो है इसके जस्ट बाद सेंड कर दूंगा। क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो क्लासिफिकेशन, इसके बारे में एक छोटा सा टॉपिक और है, उसका डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा, इसलिए मैं उसको यहां डिक्टेट नहीं करवा रहा हूं। तो देयर आर 2 सब क्लासेस, यहाँ पे जो है 2 सब क्लास हैं। द फर्स्ट इज, जैसे वहां पढ़ा था बिल्कुल वैसा ही है, होमो बेसिडियोमाइसिटीज, हमने होमो एस्कोमाइसिटीज भी पढ़ा था, होमो बेसिडियोमाइसिटीज। व्हाट इज होमो बेसिडियोमाइसिटीज, जिस केस में बेसिडियोकार्प नहीं बन रहा। तो ऐसा किस में था, स्मट और रस्ट के केस में था, मींस अस्थिलेगा और पक्सीनिया के केस में ऐसा था। एंड व्हाट इज द सेकंड सब क्लास, द सेकंड सब क्लास इज हेट्रोबेसिडियोमाइसिटीज, heterobasidiomycetes, and in case of heterobasidiomycetes basidiocarp is present, बेसिडियोकार्प जो है प्रेजेंट रहता है। एग्जांपल आप ध्यान रखेंगे अगैरिकस का, क्लियर। सो दीज आर द 2 क्लासेस। अब एक लास्ट टॉपिक है छोटा सा, ऑलरेडी आप उसको देख चुके हैं लेकिन फिर भी, लुक एट दिस, दिस इज नोन एज क्लेम्प कनेक्शन, और इस मेथड को आपने पढ़ा है एस्कोमाइसिडीज में किस नाम से, क्रोजियर मेथड के नाम से पढ़ा है, क्रोजियर मेथड। मैं इसका एक हल्का सा डिस्क्रिप्शन आपको देता हूँ। व्हाट इज द केस, लुक एट दिस, दिस इज ए प्राइमरी माइसीलियम, ठीक है। तो इसमें एक एक न्यूक्लियस है, एंड दिस इज द अनदर प्राइमरी माइसीलियम, एक दूसरी प्राइमरी माइसीलियम है, बोथ आर प्राइमरी। क्या हुआ, सोमैटोगेमी हुई, सोमैटोगेमी। तो सोमैटोगेमी में पहले क्या हुआ है, सिर्फ प्लाज्मोगेमी हुई है। तो जो रिजल्टिंग आपके पास हाइफी बनी, रिजल्टिंग हाइफी, उसके पास दोनों के न्यूक्लियस प्रेजेंट थे, दैट इज डाइकैरियोटिक, दोनों के न्यूक्लियस प्रेजेंट थे, और वो क्या थी, आपकी डाइकैरियोटिक थी। अब ये ग्रो कैसे करेगी, ऑल्दो हमें पता है कि टिप पे ग्रोथ चल रही है, टिप पे ही ग्रोथ चल रही है,
लेकिन यूजुअली तो क्या होता है, यूजुअली तो जब कोई हाइफी ग्रो करती है, न्यूक्लियस डिवाइड करता है, लाइक लेट्स सपोज दिस इज द हाइफी, ये दूसरा केस देखिए, इसमें एक ही न्यूक्लियस है। अब इसके टिप पे डिवीजन कैसे चल रही होगी? इसके टिप पे डिवीजन ऐसे चल रही होगी कि पहले ही न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, दो न्यूक्लियस बनेंगे, फिर क्या होगा कि इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में एक सेप्टम अपीयर हो जाएगा, एक न्यूक्लियस इधर आ जाएगा, एक न्यूक्लियस इधर आ जाएगा, सिंपल डिवीजन, और ग्रोथ चलती रहेगी, टिप पे ग्रोथ चलती रहेगी। लेकिन इस केस में इतना सिंपल नहीं होता। जब आपकी हाइफी कैसी होती है, डाइकैरोटिक रहती है, तब ग्रोथ इतना सिंपल नहीं होता, क्योंकि दो दो न्यूक्लियस प्रेजेंट है। उस केस में स्पेशल मेथड फॉलो किया जाता है, दैट इज नोन एज क्लेम्प कनेक्शन। उसको बोला जाता है क्लेम्प कनेक्शन, दैट इज नोन एज क्लेम्प कनेक्शन। और ये क्लेम्प कनेक्शन उसकी स्पेशल अपीयरेंस को देख के, मतलब इसकी स्पेशल अपीयरेंस को देख के बोला जाता है। इस डायग्राम में बेटर समझ में आएगा आपको। लुक एट दिस, ये टिप है, दिस इज द टिप ऑफ द हाइफी। दो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, वन इज ऑफ ऑरेंज कलर एंड अदर इज ऑफ ग्रीन कलर। अभी क्या होगा, अभी होगा ये कि दोनों न्यूक्लियस डिवाइड करेंगे, बोथ द न्यूक्लियस विल डिवाइड बाय माइटोसिस, माइटोसिस से दोनों न्यूक्लियस डिवाइड करेंगे। नाउ ए हुक शेप स्ट्रक्चर, दिस इज अ हुक शेप स्ट्रक्चर विल अपीयर ऑन द सेल। इसमें एक न्यूक्लियस एंटर कर जाएगा, द वन न्यूक्लियस विल एंटर इनसाइड द हुक शेप स्ट्रक्चर। अब होगा ये इसी सेल में, क्योंकि ये आपका पूरा एक सेल था, सिंगल सेल, वन सेल। मैं शुरू से लेके चलता हूं, ये आपका एक सेल था, वन सेल। एंड व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर, दिस इज सेप्टम, ये सेप्टम थी। न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद जब हुक बना, ये आपका सेप्टम है, जब हुक बना तो उसमें क्या एंटर कर गया, एक न्यूक्लियस एंटर कर गया। अभी क्या होगा, ये पहले पूरा सेल था एक, ये वाला जो सेप्टम है ये अभी अपीयर हुआ है, दिस सेप्टम अभी अपीयर हुआ है, ये यहां, इट मींस इन दोनों के बीच में यहां बना है, इस जगह पे। और ये हुक क्या करेगी, सेप्टम के उधर वाले सेल के साथ जाके फ्यूज कर जाएगी एंड विल फ्री द न्यूक्लियस। एंड लुक एट द फाइनल स्टेज, एक सेल से कितने सेल बन गए, दो सेल बन गए, और दोनों के पास कितने कितने न्यूक्लियस हैं, दो दो न्यूक्लियस हैं। पॉइंट समझ में आया? इस मेथड से अब ये भी यही करेगा, ये वाला जो सेल है जब ये फर्दर ग्रो करेगा, सेम मेथड रिपीट करेगा, मतलब उसका न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, हुक बनेगी, एक न्यूक्लियस सेंटर करेगा, सेप्टम बनेगा, और हुक जाके फ्यूज कर जाएगी। पॉइंट समझ में आया? तो आपको ध्यान होगा जब मैंने क्रोजियर मेथड की बात की थी एस्कोमाइसिटिस में, तब मैंने कहा था कि वहां उसका फंक्शन क्या है, वो एस की इनिशियल बना रहा है। और वहां मैंने ये भी कहा था कि फॉर द प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाइकैरोटिक न्यूक्लियाई, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाइकैरोटिक न्यूक्लियाई, डाइकैरोटिक न्यूक्लियाई, ये फंक्शन हम मेनली किस में पढ़ेंगे, बेसिडियोमाइसिटिस में। क्योंकि बेसिडियोमाइसिटिस में क्लेम्प कनेक्शन से क्या हो रहा है, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होती है डाइकैरोटिक न्यूक्लियाई की। तो ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है ना, ये वाली हर सेल के पास आपको ये स्ट्रक्चर मिलेगी, दिस इज नोन एज क्लैम्प, क्लैम्प कनेक्शन इसको बोला जाता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, और ये भी डायग्राम सेम वही दिखा हुआ है, लेकिन वो कलर था तो आपको जरा बेटर समझ में आ जाता। सो दिस मेथड इज नोन एज क्लैम्प कनेक्शन। व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्लैम्प कनेक्शन? क्लैम्प कनेक्शन जो है, हाँ अभी रिपीट करता हूँ बेटा, क्लैम्प कनेक्शन देखिए क्या है, इसको ऐसे समझिए, ये जो मैंने बात अभी बताई थी आपको कि क्या होता है जब मान लो, ऐसे समझिए इसको, इस डायग्राम को दोबारा ड्रॉ करता हूं। ये आपका टिप का सेल है, ठीक है, ध्यान से समझ रहा। डिवीजन कैसे चल रही होती है नॉर्मली, न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, दो न्यूक्लियस बन गए, न्यूक्लियस डिवाइड किए, दो न्यूक्लियस बन गए। अब क्या होगा कि इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में एक सेप्टम अपीयर हो जाएगा। तो मैं सेप्टम को अलग कलर से दिखा देता हूं, सेप्टम विल अपीयर, दोनों न्यूक्लियस के बीच में सेप्टम अपीयर हो जाएगा, एक यहां चला गया, एक यहां चला गया, फिर वापस वही काम चलेगा। ये काम किसकी है, ये नॉर्मल यूजुअल कंडीशन की बात बता रहा हूं मैं। लेकिन अगर आपकी हाइफी डाइकैरोटिक है, और क्योंकि बेसिडियोमाइसिटिस में तो मेन हाइफी होती भी कौन सी है, सेकेंडरी होती है, डाइकैरोटिक होती है, तब इस मेथड से काम नहीं चलेगा। तब क्या हो रहा था, अब देखो ध्यान से, मैं दोबारा समझा रहा हूं। लुक एट दिस स्ट्रक्चर, हाइफी है, टिप का सेल है, ये दो न्यूक्लियस है, दोनों को अलग अलग टाइप से शो कर रहा हूं मैं, ठीक है। इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट विल हैपन, द बोथ द न्यूक्लियाई विल डिवाइड, दोनों न्यूक्लियस डिवाइड कर गए, ये सेप्टम था, ये भी डिवाइड कर गया, और ये भी डिवाइड कर गया, दोनों न्यूक्लियस डिवाइड कर गए।
अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, ये टर्मिनल सेल के अंदर कहानी चल रही है ये। अब नेक्स्ट स्टेप में एक हुक अपीयर होगी, हुक, ठीक है। ये जो एक न्यूक्लियस था इसका, वो उसमें एंटर कर जाएगा, और यहां जो दो यहां इनका सेप्टम था, इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में क्या अपीयर हो जाएगी, एक नया सेप्टम अपीयर हो जाएगा। ध्यान से देखना, इससे नेक्स्ट स्टेप में ये आ गया, न्यूक्लियस डिवाइड हुआ और एक हुक अपीयर हुई। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेप में होगा ये कि ये हुक जाके इस नए सेल के साथ फ्यूज कर जाएगी, मतलब कुछ ऐसा बन जाएगी स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर बनी है, यहां ये पहले से प्रेजेंट था, यहां ये न्यूक्लियस आ गया और ये न्यूक्लियस प्रेजेंट था। अब ये न्यूक्लियस यहां आ जाएगा। फाइनली क्या हुआ, इस सेल में भी दो न्यूक्लियस हो जाएंगे, इस सेल में भी दो न्यूक्लियस हो जाएंगे। इसको बोला जाता है क्लैंप कनेक्शन, इसको क्लैंप कनेक्शन बोला जाता है। एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्लैंप कनेक्शन? फॉर द प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योर डाइकैरियोटिक न्यूक्लियाई इन द डाइकैरियोटिक हाइफी। और ये काम कहां चल रहा होता है, इन द टर्मिनल सेल। ये काम कहां चल रहा होगा, टर्मिनल सेल के अंदर चल रहा होगा, ठीक है। सो ये डाइकैरियोटाइजेशन का मेथड है inside the basidiomycetes. So these are the general characters. In the next part we will start with the life cycle of Astrelego, पक्सीनिया के साथ हम स्टार्ट करेंगे। तो आज का हमारा इतना टॉपिक था, क्योंकि अभी दिन हमारे पास अच्छा टाइम है, तो हम टॉपिक को ज़्यादा एलेबोरेट नहीं करेंगे। अभी कोई डाउट है तो प्लीज यू कैन आस्क। कोई डाउट है तो बेटा आप पूछ सकते हैं, नहीं तो लेक्चर आपका यहाँ बाइंड अप हो गया। एस्कोमाइसिटीज के केस में क्या था, जो सेल वॉल थी ना, उसमें ईस्ट के केस में आपको ध्यान होगा ग्लाइकोसाइलेशन का लेवल बहुत ज्यादा था। जो एस्कोमाइसिटीज में ईस्ट मतलब यूनिसेलुलर फॉर्म में हमने पढ़ा था कि उनके केस में ग्लाइकोसाइलेशन का लेवल बहुत ज्यादा था। नो डाउट काइटिन प्रेजेंट थी, काइटिन के साथ जो शुगर मैनन लाइक शुगर दे आर प्रेजेंट ओनली इन केस ऑफ ईस्ट। यहाँ भी कुछ ग्लाइकोसाइलेशन रहती है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं रहता जितना एस्कोमाइसिटीज में रहता है। टर्शरी माइसिलियम, ये देखो ये वाला डायग्राम, इस डायग्राम में देखो ये क्या है, ये आपकी सेकेंडरी माइसिलियम है, ये आपकी क्या है, सेकेंडरी माइसिलियम है। अब सेकेंडरी माइसिलियम, इसमें एक इंटरमीडिएट डायग्राम इसने दिखाया नहीं बीच में। क्या होगा कि सेकेंडरी माइसिलियम ग्रो करती रहेगी, ये वेजिटेटिवली ग्रो करती रहेगी और मतलब एसिमिलेशन करती रहेगी। इट इज अ फीडिंग स्टेज, ये इसकी फीडिंग स्टेज है। फाइनली जब बेसिडियोकार्प बनना होगा तब ये एंटर करती है इस फेज के अंदर। मतलब जब बेसिडियोकार्प बनना होगा, जब, या ये कहिए लेट्स सपोज कि दिस इज योर सेकेंडरी माइसिलियम, ये आपकी सेकेंडरी माइसिलियम है, ठीक है। इसमें से कुछ माइसिलियम स्पेशली उठेगी एंड दैट विल गिव राइज टू द बेसिडियोकार्प। वो क्या बना देगी, बेसिडियोकार्प को बना देगी। तो वो जो माइसिलियम उठ के बेसिडियोकार्प को बना रही है, उसके लिए हम टर्म यूज कर रहे हैं टर्शरी माइसिलियम। फॉर दैट वी आर यूजिंग द टर्म टर्शरी माइसिलियम। पिकनियोस्पोर बेटा हम जो लाइफ साइकिल आएगी ना उसमें पढ़ लेंगे। पिकनियोस्पोर हम बेसिकली जो लाइफ साइकिल हमारी चलेगी उसी में पढ़ लेंगे, आपको बेटर समझ में आ जाएगा। क्योंकि वो मैंने तब भी कहा था वो लाइफ साइकिल के साथ ही समझ में आएंगे। यूजुअल स्पोर नहीं है वो इसका यूजुअल स्पोर नहीं है। अगेरिकस बेटा, डोलिपोर सेप्टम अगेरिकस एग्जांपल सही लिखा हुआ है। स्क्लेरोशिया जो होती है, दीज आर द
मतलब ग्लोबोज स्ट्रक्चर होती हैं, ग्लोबोज मतलब राउंडेड स्ट्रक्चर होती हैं, एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्क्लेरोशिया? इट हेल्प्स इन पेरिनेशन। आपने इसकी स्ट्रक्चर देखी होगी, इसके सराउंडिंग पे क्या था, डेंसली कॉम्पैक्टली पैक्ड हाइफी रहती है, एंड दिस स्ट्रक्चर विल, मैं आपको डायग्राम भी पोस्ट कर दूंगा। ये स्ट्रक्चर क्या करती है, अनफेवरेबल कंडीशन को पास करने में हेल्प करती है। पक्सीनिया, बिल्कुल। बेसिडियोमाइसिडिस में नहीं लिखा मैंने, ये जो पॉइंट मैंने लिखा था, ये पॉइंट मैंने एस्कोमाइसिडिस में लिखा था। पिक्योस्पोर नहीं होता बेटा, पिकनियोस्पोर होता है। मैंने अभी कहा आपको, पिकनियोस्पोर जो है हम साइकिल के साथ ही एक्सप्लेन करेंगे। इट इज पिकनियोस्पोर, एन आएगा इसमें। स्मट की लाइफ साइकिल में हम, स्मट और रस्ट की लाइफ साइकिल हमारा नेक्स्ट पार्ट वही रहेगा। ये सारे के सारे जो स्पोर्स है ना, पिकनियोस्पोर, टेल्यूटोस्पोर, एसिडियोस्पोर, वो एक ही लाइफ साइकिल के पार्ट हैं सारे ये। इट डिपेंड्स अपॉन द फिजियोलॉजी ऑफ द एंड डिपेंड्स अपॉन द एनवायरमेंटल कंडीशंस। ये जो फॉर्मेशन है बेसिडोकार्प की, भी कुछ फंजाई में बन रहा है, कुछ में नहीं बन रहा, ये बॉडी की फिजियोलॉजी और उसके हैबिटेट पे डिपेंड करता है। लाइक इसको आप ऐसे समझिए कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस ज्यादा करते हैं, कुछ सेक्सुअली रिप्रोड्यूस ज्यादा करते हैं। आप किस बिहाफ पे ये बात कहोगे? हम इस बिहाफ पे ये बात बोलते हैं कि अगर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सिंपल रहता है तो वो सेक्सुअली ज्यादा करेगा, अगर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्स है तो वो सेक्सुअल ज्यादा करेगा। अगर वो एक्वेटिक है, हैबिटेट की अगर हम बात करें, अगर वो एक्वेटिक है तो उसके इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं, जूओस्पोर जैसी स्ट्रक्चर ज्यादा बनती है। हैबिटेट ऐसे डिफाइन करता है उसका, एक्वेटिक है, टेरेस्ट्रियल है, फिर टेरेस्ट्रियल में भी कैसा है, डेजर्ट है, तो वो उस पर डिपेंड करता है सब चीजें। ये भी फर्क है, जो पैरासिटिक फर्क, ये भी पॉइंट सही है कि जो पैरासिटिक मोड में रहती है, पैरासिटिक मोड के ऑर्गेनिजम्स को काफी चीजें अलग रखनी पड़ती हैं। एक ऑर्गेनिज्म फ्री लिविंग है, उसकी मतलब इस पॉइंट को आप ऐसे समझिए, एक पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म जो रहेगा वो अगर ग्रो कर रहा है तो उसको अपनी एडेप्टेशन होस्ट के हिसाब से मेंटेन करनी पड़ेगी। मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? लेट सपोज कि आप पैरासिटिक हो, तो मैं अगर पैरासिटिक हूं तो मुझे अपनी बॉडी की स्ट्रक्चर, मुझे अपनी एडेप्टेशन होस्ट के हिसाब से मेंटेन करनी पड़ेगी। लाइक आपने देखा नहीं कि पैरासिटिक मोड में जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो काफी चीजें उनको छोड़नी पड़ती हैं, और अगर फ्री लिविंग रहते हैं, नो डाउट बेसिडियोकार्प थोड़ी एडवांस स्ट्रक्चर हुई, लेकिन अगर फ्री लिविंग रहते हैं तो उस केस में होस्ट के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रहती। ये बिल्कुल सही लिखा है। ऑल क्लियर बेटा? नेक्स्ट लेक्चर में हम पक्सीनिया के साथ स्टार्ट करेंगे। तो मैं वाइंड अप कर रहा हूँ लेक्चर को, कोई डाउट होगा तो आप ग्रुप में इसको डिस्कस कर लीजिएगा। और क्या रहता है बेटा, ग्रुप में आप सभी अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं, अगर कोई डिस्कस नहीं हो तो इसको हाईलाइट कर दिया करो, क्योंकि मैसेजेस बहुत ज्यादा होते हैं कि कोई क्वेश्चन अगर रह भी जाता है, मुझे लगता है कि आपका अच्छा डिस्कशन होता है, आप डिस्कस कर लेते हो सब पॉइंट। डायग्राम में अभी पोस्ट कर देता हूँ बेटा। ओके बेटा, वाइंड अप करते हैं, यू कैन लीव द मीटिंग नाउ। ऑब्वियसली बेसिडियोकार्प अगर आपका रहेगा तो उस केस में आपका डिस्पर्सल ज्यादा बेटर होगा। देखिए बेसिडियोकार्प क्या रहा, बेसिडियोकार्प इज द एग्रीगेट ऑफ बेसिडिया। तो बेसिडियोकार्प में जो एक तो ये प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर है, ये जो है, जैसे बेसिडियोकार्प की अगर बात करें, बेसिडियोकार्प काफी केसेस में एडिबल होता है, और जब ये एडिबल होगा तो उसे एनिमल कंज्यूम भी करेंगे, और जब एनिमल कंज्यूम करेंगे, आप इसको ऐसे समझ के चलिए कि जो प्लांट्स रहते हैं वो फ्रूट बनाते हैं, ठीक है, और कुछ केसेस में सीड भी एडिबल होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, एक प्लांट अपनी इन स्ट्रक्चर को क्यों इतना ज्यादा मतलब इतना ज्यादा क्यों एडवांस रखते हैं? डिस्पर्सल। अब जब आपका पूरा एग्रीगेट होगा बेसिडियम का, आपके नंबर ऑफ स्पोर्स भी ज्यादा बनेंगे, डिस्पर्सल के चांसेस भी बढ़ जाएंगे।
समझे? ओके बेटा, ध्यान रखिए अपना। बाय बाय। आई एम एंडिंग द सेशन। रिकॉर्डिंग आपको थोड़ी देर में मिल जाएगी।